ओके, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? जी सर। ओके, सो अभी ऐसे आज तो प्रदीप सर की क्लास थी लेकिन वो आ नहीं पाए और अब मैं सोच रहा हूँ कि आज से मैं ही कंटिन्यू कर दूँ, तो उनको मैं मना कर दूंगा। तो अभी ऐसा है कि मतलब इसमें भी मैथ्स पोर्शन मैं ही कंटिन्यू करूँगा अब। तो ये फीडबैक फॉर्म की वजह से सर वो इंटरेक्टिव नहीं थे कैमरा पे। हाँ मतलब शायद पहली बार पढ़ा रहे थे तो नॉट इंटरेक्टिव। हाँ वो एक्चुअली वो कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं, वो भी बीटेक कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं। मतलब वो उड़ीसा में है ना, बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो पढ़ाए थे। लेकिन कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनका उनके अंदर उतना एनर्जी नहीं होता ना, क्योंकि उनको तो क्या है, पढ़ाना है। लेकिन कोचिंग में पढ़ाना और कॉलेज में पढ़ाना थोड़ा डिफरेंस होता है ना। सो क्योंकि अप्रोच भी अलग होता है ना, कॉलेज के अप्रोच थोड़े अलग होते हैं और कोचिंग का अप्रोच भी थोड़ा अलग होता है पढ़ाने का। तो बनाएंगे मतलब नोट्स बनाएंगे। हाँ वो बाकी काम अभी गुड न्यूज़ ये है कि अभी हमने एक सॉफ्टवेयर मैं लेने वाला हूँ, आज बात हुई है। तो आपका जो टेस्ट अब होगा मे बी कुछ दिन बाद, तो वो सॉफ्टवेयर पे ही होगा। मतलब जैसे जैम का टेस्ट देते हो ना, जो जैम का सॉफ्टवेयर रहता है बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही उसी सॉफ्टवेयर पे अब आपका टेस्ट होगा। मतलब जैसे जैम गेट के एग्जाम होते हैं, मतलब वही सॉफ्टवेयर हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी कंपनी के थ्रू ही करवाते हैं। जो जैम वाले एग्जाम करवाते हैं वो कंपनी के थ्रू ही करवाते हैं। तो हमें भी उनसे खरीदा, हमने बात किया है आज, अभी एक सप्ताह में हो जाएगा। तो मे बी नेक्स्ट मंथ से आपका भी टेस्ट अब उसी पोर्टल पे होगा। मतलब जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जिसपे जैम गेट का ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, सेम पे आप फोन से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो, कंप्यूटर से भी दे सकते हो, है ना। तो फोन में आप आपके थ्रू होगा, तो वो बता देंगे अभी एक बार फाइनल हो जाता है फिर। तो उसी पे ये काम करेंगे प्रदीप सर, उसी पे मैं सोचा हूँ कि वो टेस्ट का वो सब ऑनलाइन देखेंगे। तो ठीक है, तो वही है। अभी जैसे गूगल फॉर्म पे तत्काल चल रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ से वो सॉफ्टवेयर पर टेस्ट होगा। बिल्कुल आपको वैसे ही ऑनलाइन कैलकुलेटर स्क्रीन पर रहेगा। मतलब अगर किसी ने एग्जाम का एग्जाम पहले दिया था, आइडिया होगा, तो बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर आपका हमारे पास भी होगा। तो वो नेक्स्ट अभी बात हो रही है नेक्स्ट मंथ से, है ना, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ऐसा है। हाँ सर सही है, कैलकुलेटर वगैरह का। कैलकुलेटर, टाइमर भी होगा, कैलकुलेटर भी होगा, है ना। ये है। और मतलब बिल्कुल आपको वही एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा, आपको लगेगा हमारा टेस्ट ही दे रहे हो। क्योंकि आप इतने, अगर मान लो आप सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जैसे पूरे साल में कम से कम 50-60 टेस्ट होंगे कम से कम पूरे मिला के, ठीक है ना, एग्जाम तक। तो अगर आप सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो एग्जाम में भी आपको वैसा ही लगेगा, वो टेस्ट जैसा ही, क्योंकि पोर्टल बिल्कुल सेम ही रहेगा। वो उनका भी बनाया हुआ उसी तरह से है। सो पीसी से भी दे सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर से वो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो वेबसाइट पे जाके उससे कर सकते हो। कब फ़ोन में ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो बता दूंगा एक बार जब हो जाएगा फाइनल। तो सो ये है, ठीक है। क्योंकि है ना, आप लोगों की फीस है तो उससे ही करना है, और आप लोगों का बेटर हो सके। क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि मुझे करोड़ों कमाने हैं, क्योंकि मेरा पीएचडी भी चल रहा है, मुझे पीएचडी से भी फेलोशिप मिलती है ना अभी। जैसे तो वहाँ से भी मुझे 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने के, पीएचडी से भी मिलता है। बाकी 1-2 कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ अलग भी, यहाँ भी चल रहा है। तो वैसा कोई दिक्कत है नहीं मुझे। और मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं कि मुझे ज़िंदगी भर ट्यूशन चलाने नहीं है, कि मैं ज़िंदगी भर ट्यूशन ही पढ़ाऊँगा। तो जितना अच्छा कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ, ये है। सर एक बार टाइम मैनेजमेंट का कोई क्लास लीजिए। अच्छे टाइम मैनेजमेंट करते होंगे। नहीं, ये हो जाता। देखो, मैं एक कोट कुछ दिन पहले दूसरे बैच में बोला था कि होता क्या है कि जिनके लाइफ का पर्पस क्लियर है ना, वो खुद डिसिप्लिन्ड है, तो उसको डिसिप्लिन कोई कर नहीं सकता है, वो खुद डिसिप्लिन्ड होगा, है ना। और ये जो अभी आप देख रहे हो, मेरा लाइफ मैनेजमेंट पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। तो सोचो, पिछले 13 साल से 2010 से लेके मैं डेली शाम को 4-5 घंटे पढ़ाया हूँ डेली। मतलब वो छुट्टियां छोड़ दो, जो हॉलीडेज होते हैं वैसे छोड़ दो, तो ऑलमोस्ट पिछले 13 साल से मैं डेली पढ़ा रहा हूँ इवनिंग में। कोविड से पहले ऑफलाइन पढ़ाता था मैं, दिल्ली में ऑफलाइन पढ़ाया, 7 साल दिल्ली में रहा मैं। उस दौरान मैंने बीएससी एमएससी की, बीएससी डीयू से, एमएससी आईटी दिल्ली से, फिर गैप भी लिया, बीच में कैरियर एंडेवर एक कोचिंग आईटी से मैथमेटिक्स, वहाँ 2 साल जॉब किया। मैट्रिक्स प्लस कोचिंग 11-12 की, वहाँ पे मैंने 5 साल लगातार पढ़ाए। उसी 5 साल में ईशान बच्चा था जो 12th में मेरे यहाँ 11-12 में था उस समय, 2017 से 19 के बीच ही। तो 19 में 12th पास हुआ था उसका, इस बार गेट में 17 रैंक था। तो वो बच्चा 11-12 भी मुझसे पढ़ा है। वो यहाँ जैम और गेट भी मुझसे पढ़ा है। तो जैम में उसके 69 रैंक थे, उसका आईटी कानपुर में एडमिशन भी हुआ है, और गेट में उसके 17 रैंक है स्टैटिस्टिक्स में। और जबकि वो मैथ्स ऑनर्स का बच्चा है, उसने डीयू से मैथ्स ऑनर्स किया है, उसके बावजूद गेट में पिछले बार जैम में उसके रैंक 140s में थे, तो उसको एनआईटी त्रिची मिला था तो नहीं लिया था।
और इस बार उसको IIT कानपुर मिला 69 रैंक है। हालांकि एग्जाम खराब हो गया क्योंकि इस बार क्या हुआ था ना, एग्जाम 230 तो 530 होने वाली थी, तो उनका सॉफ्टवेयर ही काम नहीं किया। कुछ बच्चों का एग्जाम तो 5 से 8 हुआ है, कुछ का 4 से 7 हुआ है, इतना डिले हो गया था एग्जाम में ऐसा। तो इसलिए थोड़ा उसका खराब हुआ एग्जाम जैम का, तो इसलिए 69 रैंक था। बाकी सो वैसे ही है। तो वही है, तुम्हारे कुछ सपने बड़े हैं तो खुद ही मैनेज कर लोगे सब कुछ, हो जाता है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ देखो मैनेज हो जाता है। चलो तो अभी क्या करें, इसमें कहाँ तक पढ़ाया उन्होंने? सीक्वेंस हो गया सर। सीक्वेंस हो गया इसमें, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन है ना, कन्वर्जेंस तो जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो कन्वर्जेंट है। लिमिट्स तो लिमिट फाइंड करोगे यूनिक वैल्यू आएगी ना, तो लिमिट है, मतलब डेफिनेशन समझना है तुम्हें। कॉची सीक्वेंस, सो हालांकि कॉची और क्योंकि आर पे बात कर रहे हो है ना, तो कॉची और कन्वर्जेंट सेम ही होता है। कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है अभी जो आपका सिलेबस में है, क्योंकि एक कंप्लीट स्पेस आता है, आर एक्चुअली कंप्लीट स्पेस है। तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कोई जरूरी नहीं हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा है ना, तो लेकिन आर एक कंप्लीट स्पेस है, इसलिए यहाँ पे हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, तो यहाँ डिफरेंस नहीं है। लेकिन आगे मैट्रिक स्पेस पर हो या जिन लोगों ने मैट्रिक स्पेस पढ़ा है तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज ही करेगा, तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कॉची और कन्वर्जेंट का सेम मीनिंग है। अगर कहीं लिखा हुआ है कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट भी है, सिंपल। तो तुम उसको कन्वर्जेंट मान के बाकी प्रोसेस कर सकते हो, ऐसा है यहाँ पे आर में, ठीक है ना। वैसे कॉची का मीनिंग ये होता है कि बहुत टर्म आगे जाके तुम्हें टर्म्स बहुत क्लोज हो जाएंगे, तो उसके किसी भी दो टर्म के बीच का गैप एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, है ना। तो ये कॉची का डेफिनेशन है कि बहुत, मतलब कुछ टर्म को तुम छोड़ दो, मतलब देयर एग्जिस्ट के, और के के बाद जो टर्म्स है वो काफी क्लोज आ जाएंगे, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं कॉची सीक्वेंस है ना, जो किसी एक नंबर के बहुत क्लोज आ जाएंगे। ऑब्वियसली उस केस में वो कन्वर्जेंट भी होगा, यही है। फिर उसका कन्वर्जेंस की बात करें जी। सर बोल रहे थे आप डिफरेंशियल कैलकुलस अभी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन जो है कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज में डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पोर्शन है। हाँ वो समझ तो इस बैच में डिफरेंशियल का तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि क्लास 12 वाला फंक्शन, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आगे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, है ना, फिर आगे जैम लेवल पे आएंगे, तो ये सब क्लास 12 वाला ही है। तो वो स्टार्ट हो जाएगा, एक वीक में स्टार्ट हो जाएगा मुझे लगता है। जो इसको अब चूंकि बीच में टॉपिक है इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ, तो ठीक है ना। हाँ क्योंकि यूज तो होता है, जैसे लिमिट्स हैं, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैलकुलस वाला ही है ना। हाँ क्योंकि लिमिट्स का वही कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलस में है और सीक्वेंस सीरीज में है, वही चीज है। यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, वहां पे x टेंस टू कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करना या फंक्शन की लिमिट फाइंड करना, तरीका सेम ही है। वहां भी एल ऑर्बिटल यूज कर सकते हो, जो फॉर्मूला वहां पे 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए वो यहाँ भी है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। सर फिर तो मतलब कि क्लास टाइमिंग थोड़ा बता देना। नहीं यही है, 6 to 8 डेली क्लास लूंगा मैं, 9 to 11 डेली ले रहा हूँ, है ना। तो जैसे उसमें कैसे चल रहा है सेकंड बैच में, सेकंड बैच तो ये है ना, तो सेकंड बैच में क्या है, जैसे मान लो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स पोर्शन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अभी क्या है आज सैटरडे है ना, अच्छा तो टीटीएस में वो चेंज कर दूंगा, एक कॉमन कर दूंगा ताकि मेरे लिए इजी रहेगा। तो वैसा कर लेंगे नेक्स्ट वीक से कि जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ्स पोर्शन हो गया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे स्टैट्स पोर्शन, 3 दिन मैथ 3 दिन स्टैट्स, दोनों बैच में यही रहेगी, ठीक है। क्योंकि बैच 1 आगे चल रहा है तो वो आगे चलता रहेगा, और इसमें एडवांटेज ये है क्योंकि एक बार बैच 1 में पढ़ा लिया मैंने, तो यहाँ उससे बेटर सर्विस मिलेगी, है ना, क्योंकि वो एक बार एक्सपीरियंस हो गया, तो वो एक्सपीरियंस का ना कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता दोनों बैच एक साथ पढ़ाऊं, क्योंकि एक साथ पढ़ाऊंगा तो आप लोगों का नुकसान है। 2 बार पढ़ाऊंगा तो 2 वीडियोस भी हैं, आप दोनों बैच का रिकॉर्डिंग एक बार देख लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगी, और आपको ये भी देखो, जरूरी नहीं कि मैं दोनों बैच में सेम चीज पढ़ा रहा हूँ। आप देखोगे तो कई टॉपिक पढ़ाने के अप्रोच अलग होते हैं, क्वेश्चंस अलग आ जाते हैं, बच्चा अलग डाउट पूछ लेता है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा। हाँ डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, लेकिन अप्रोच अलग अलग रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। हाँ तो अभी मैथ्स पोर्शन मैं ही कंटिन्यू करता हूँ इस बैच, क्योंकि फीडबैक फॉर्म में ज्यादातर बच्चों ने यही लिखा था
तो अभी मैं कल शेयर करूंगा फीडबैक फॉर्म भी, मतलब एक बार दिखाऊंगा क्या क्या है, क्योंकि उसमें नाम तो किसी का पूछा नहीं है, तो सिंपली दिख जाएगा एक बार। कौशी वाला पोर्शन समझ नहीं आया, प्लीज ऐसे शुरू कर देना, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा जो भी दिक्कत है। मतलब कौशी सीक्वेंस का यहाँ मतलब कन्वर्जेंट से ही है, ठीक है ना। कौशी बाकी डेफिनेशन समझना पड़ेगा आपको एक्चुअली। अगर आप लेक्चर एक्सेस करते हो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वैसे पुराना लेक्चर। हाँ, पुराना वाला लेक्चर्स एक्सेस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मतलब तुम वो देख सकते हो, यस, बैच 1 वाला लेक्चर्स तुम देख सकते हो और आगे भी देख सकते हो। देखो उसमें आगे चल रहा है, तुम चाहो तो वो सब भी देख सकते हो। उससे क्या होगा, जब इस बैच में चलेगा ना तो तुम्हारा रिवीजन टाइप का होगा, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। तो तुम अगर चाहो तो जो बैच 2 में 53 लेक्चर्स हो गए, है ना, और आपका अभी 20वां या 22वां लेक्चर है, तो वो बहुत आगे चल रहा है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जब इस बैच में जब लाइव क्लास होगी तो उसमें आप ज्यादा डाउट पूछ पाओगे, आपको ज्यादा समझ आएगा। तो इस तरह कर सकते हो आप। उसके नोट्स चाहिए। नोट्स भी मिल जाएगा, ग्रुप में भेजता रहता हूँ ना। अच्छा, तो वो एक बार वो करना पड़ेगा, ग्रुप में तो भेजता रहता हूँ मैं, कॉमन ही ग्रुप है तो। नहीं वो सर नोट्स क्या रहेगा कि हम लोग लेट से ज्वाइन किए थे ना। हाँ, तो वो एक बार देखना पड़ेगा, किसी बच्चे ने कलेक्ट कर रखा होगा, क्योंकि मैं भी फिर मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। हो सकता है एक बार वो करके भेज दूंगा या तो वैसे कर सकते हो। तुम खुद भी नोट्स बनाओ, लिखने से क्या होता है चीजें दिमाग में चला जाती है, तो तुम खुद से भी नोट्स बनाओ अपना, बेटर रहेगा। उससे क्या होगा कि तुम जब लिखोगे तो समझ ज्यादा आएगी। सर हम एक बार लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स बनाते हैं दोबारा तो उससे रिवाइज हो जाएगा, तो वैसे हम करते हैं। यस, ये भी सही है। या साथ साथ में नोट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा फिर पॉज करना पड़ेगा कई बार तुम्हें लिखने के लिए, ये है। और ये सर इंटरैक्टिव लेक्चर होते हैं ना, तो इसमें कहाँ पे नोट करना है कहाँ पे नहीं कुछ समझ नहीं आता है फिर। हाँ, नोट साथ साथ भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं वेट कर सकता हूँ, लेकिन बोलोगे तब, क्योंकि वो ऑनलाइन में ऐसे बच्चे जल्दी नोट भी नहीं करते नहीं सर हैं। सही रहता है, हम लोग जैसे रफ नोट्स बनाते रहते हैं। हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठे रहते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ये अच्छा तरीका है। बनाते रहते हैं। कुछ लोग क्या बेड पे लेटे हुए देख रहे हैं, तो उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। आप सामने पेन पेपर टेबल पे, फोन या लैपटॉप जिससे भी आप देख रहे हो सामने रखो, पेन पेपर लो, मान लो ऑफलाइन क्लास जैसा है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो, क्वेश्चन पूछो, जवाब दो, नोट करो, क्वेश्चन जब दिया जा रहा सॉल्व करो, आंसर करो, तो उससे सीख पाओगे, है ना। तो ये है, ज्यादा सीख पाओगे, सीख तो ऐसे भी पाओगे, ठीक है। सो बाकी मोनोटोन क्या था, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, है ना। फिर मोनोटोन में क्या था, मोनोटोन और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो एंड देन लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस। अब कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस की लिमिट फाइंड करना, से 1/n है या इस तरह से, तो मतलब बहुत सारे सीक्वेंसेस की लिमिट्स फाइंड करना है ना। एंड देन इनफिनाइट, अच्छा यहाँ हो गया, उसके बाद सीरीज स्टार्ट हो गया ना। सो ये सीक्वेंस यहाँ तक है, मतलब ठीक है। अच्छा कहाँ तक, यहाँ तक है ना, ये आपका सीक्वेंस इधर इतना पोर्शन है। इसके बाद स्टार्ट होता है इनफिनाइट सीरीज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज विथ नॉन नेगेटिव टर्म्स, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंस, हाँ, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज, देन कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एंड डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची जेनथ रूट टेस्ट, कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, है ना, इंटीग्रल टेस्ट, ये सब डिफरेंट टेस्ट है। तो आपको सीरीज के टेस्ट पूछते हैं, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो आपको हर टेस्ट की कंडीशन याद रखनी है ना। तो ये वैसा सीरीज देख के आप डिसाइड कर पाओगे, टेस्ट लगा के, डिफरेंट टेस्ट बताएगा आपको। जैसे कैलकुलस में होता है ना, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस तरीके से। तो ऐसा है ना, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, लेबनिज टेस्ट एंड देन कंडीशनल कन्वर्जेंस, एंड उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो चूंकि एक बार मैं ये फर्स्ट बैच में पढ़ा चुका हूं, है ना, तो यहाँ पढ़ाने लिए मेरे लिए भी आसान रहेगा और बेटर रहेगा दैन दैट टाइम, है ना। हालांकि एक साल ही मैंने नहीं पढ़ाए हैं ये, तुम अगर जो जैम 2022 के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर तुम देखोगे तो मैथ्स पोर्शन उस साल भी जैम पीवाईक्यू का मैंने ही कराए थे पूरा 100% सिलेबस। एक साल बस मेरा मैथ छूट गया है, अदरवाइज मैंने फुल सिलेबस सॉल्यूशन 2005 से लेके 2021 तक, क्योंकि जैम 2022 के लिए जब मैं क्रैश कोर्स मैंने खुद ही लिया था, जैसे पिछले साल भी गेट का क्रैश कोर्स खुद ही लिया, तो मतलब उसमें क्या क्रैश कोर्स में हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हैं ईयर वाइज, जैम के, गेट के, आईएसआई के, डिफरेंट एग्जाम्स के, मेनली जैम गेट का तो करते ही हैं ये। चलो ओके, तो अभी मैं कहाँ से कंटिन्यू करूँ, सीरीज से।
मतलब यहाँ से स्टार्ट करें या मैथ्स पोर्शन कर ले आज, सॉरी स्टैटिस्टिक्स वाला कंटिन्यू करें, रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल पूरा ही कर लेते उसी को कंटिन्यू कर लें। हैं। क्योंकि सर थोड़ा अभी थ्योरी फिर आप मतलब एग्जांपल वगैरह कराओगे तो वो सही से हो जाएगा, वरना 2 दिन का गैप आ जाएगा ना फिर। ठीक है, अभी उसी को कंटिन्यू कर लेते। चलो तो हम ले लास्ट क्लास में तो हमने एक्चुअली मेरी फिर हमारी पिछली क्लास जो कल की क्लास थी वो भी रैंडम वेरिएबल भी थी, तो हमने देखा था रैंडम वेरिएबल क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ना, ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, मतलब सीडीएफ क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। तो हमने अभी तक कवर किया है इसमें, अगर सिलेबस के हिसाब से देखोगे आप तो हम लोग ये पोर्शन स्टार्ट किए थे। तो हमने एक क्लास में डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल समझा था, नेक्स्ट क्लास में सीडीएफ समझा था कि सीडीएफ क्या होता है और उसके कंडीशंस क्या है ना। तो चलो थोड़ा इसको कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे क्या है ना, हमने अभी देखा है रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक। सो रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक है, ये हमने अभी देखा है। फिर हमने देखा था सीडीएफ क्या है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन देखा है ना। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखो आप, जैसे तो उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा है ना, ये डेफिनेशन जैसे हमने देखा है, इसका डेफिनेशन ये था कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, दिस इज कॉल्ड सीडीएफ एट x, ठीक है ना। अब कोई फंक्शन आपको दे रखा, अगर बोले चेक करो सीडीएफ है कि नहीं है, तो सीडीएफ चेक करने के लिए एक्चुअली इसको क्या होगा, सो हाँ प्लस इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी। हाँ, सो उसमें ये था कि अगर मुझे चेक करना है कि सीडीएफ है कि नहीं, कि चेक करो वो सीडीएफ है कि नहीं है, तो उसके लिए 4 कंडीशन थी है ना, कि वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे 1 आनी चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि माइनस इंफिनिटी पे 0 आनी चाहिए, जो एफ राइट कॉन्टिन्यूअस है और एफ नॉन डिक्रीजिंग है, इस तरह से। सो ये कंडीशन है हमारे पास। सो ये हमारे पास कंडीशंस हैं कुछ, तो ये हमने लास्ट 2 क्लास में ये कवर किया था इसी बैच में है ना, ये रैंडम वेरिएबल क्या है और इस पे क्वेश्चंस देखे थे। अभी और क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यू जब डिस्कशन करेंगे, पहले थ्योरी आए करते हैं। तो मेनली हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है। सो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरी होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक, फिर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और तीसरा है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो है ना, इस तरह से 3 कैटेगरी होंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस एंड मिक्स्ड। तो मिक्स्ड वो होता है विच इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है ना, इस तरीके से। सो जैसे है ना मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो उस तरह का केस है ये। इन्फ्लेक्शन पॉइंट या 2 वेरिएबल में सैडल पॉइंट बोलते हो आप। दूसरे मिक्स रैंडम वेरिएबल जो पूरी तरह ना तो डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस है। सो इस तरीके से। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, तो हमने स्टार्ट किया था रैंडम वेरिएबल जब, तो हमने कहा था रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, ठीक, जब डेफिनेशन देख रहे थे हम। So random variable is a function from sample space to real number, ये था ना। तो आप ये जानते हो कि so what is domain of random variable, domain of x क्या है और कोडोमेन क्या है, तो ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। so domain is sample space, कोडोमेन is real number। अब रेंज जो होगा, रेंज ऑफ x, ये डिसाइड करेगा कि रैंडम वेरिएबल किस कैटेगरी का है। कुछ और भी कंडीशंस है हालांकि। सो है ना, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज, एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन का रेंज निकालना आप लोग जानते हैं। सो हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो उस केस में जो आपके पास ये एक्स है, तो एक्स का जो रेंज होगा है ना, जैसे मान लो हम अगर कहते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड और एक्स है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो एक बार टॉस किया तो हेड या तो 1 टाइम आएगा या 0 आएगा, तो 0 1 रेंज है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे सिंपली हमने कहा कि
x है नंबर ऑफ हेड्स इन, मान लो 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, सिंपल 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो इस केस में x का रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज ऑफ x? 0 1 2, ठीक। सो नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सो ये रेंज हो गया। अब ये रेंज क्या है? ये सेट क्या है? काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। सो दिस सेट इज काउंटेबल। ये जो सेट है दिस इज काउंटेबल सेट। तो हम यही मैं डेफिनेशन लिखूंगा डिस्क्रीट का, और ये किसी बुक में रेयरली मिलेगा आपको, क्योंकि है ना बुक में अलग अलग घुमा फिरा के लिखता है वो लोग, चीजें वही हैं थोड़े से घुमा फिरा के लिखते हैं। सो दिस इज अ काउंटेबल सेट, है ना, और इसीलिए ये x यहाँ जो होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। तो मैं इसको आगे डिफाइन करता हूं। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे क्या होता है कि x है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। अरे मनीष तुम्हारा माइक ऑन है। सो नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 ईयर। सो ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 ईयर ऑन अ पर्टिकुलर रोड। कोई रोड ले लो, है ना, कोई पर्टिकुलर तुम्हारे शहर के कोई रोड, ऑन अ पर्टिकुलर रोड। सो कोई पर्टिकुलर रोड है, तुम कोई रोड नाम दे दो, है ना, या NH1 फॉर एग्जांपल, ऑन NH1 नेशनल हाईवे 1। सो अब बताओ यहाँ पे रेंज क्या है इसका? 0 1 2 up to infinite. यस। सो मे बी एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो एक साल में, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कितने भी आ सकते हैं। सो इस केस में आपका रेंज x का ये है, और इस केस में ये क्या है? फिर से ये काउंटेबल सेट है अनकाउंटेबल सेट है? काउंटेबल सेट है। तो डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? सो दिस इज काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। सो काउंटेबल सेट, तो ये भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। दिस इज डिस्क्रीट, अनकाउंटेबल नहीं ये काउंटेबल सेट कैसे है? हाँ, तो ये इंग्लिश वाला काउंटेबल वर्ड नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाला काउंटेबल है। कई बार इंग्लिश में और मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे और है, तो इंग्लिश में क्या होता है, यू विल टेक टी और कॉफी, तो वहां क्या है, इंग्लिश में मतलब या तो टी चुनो या कॉफी चुनो। मैथ्स में होता है तुम दोनों भी चुन सकते हो, है ना। मैथमेटिक्स का जो और है मतलब यूनियन है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी और बोथ। लेकिन इंग्लिश वाला और जो होता है उसमें क्या होता है, यू हैव टू चूज ओनली वन। तो इस तरह कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश में और मैथ्स में अलग है। जैसे काउंटेबल वर्ड ही है, तो जनरली कोई इंग्लिश का जो इंग्लिश टीचर है या इंग्लिश स्टूडेंट होता है, काउंटेबल होता है जिसको काउंट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, जनरली हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ज्यादातर कि काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं। इसमें तो काउंट कर ही नहीं सकते, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, तो काउंटेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या है। इसलिए मैं डेफिनेशन पे अक्सर बहुत फोर्स करता हूँ कि हर चीज का डेफिनेशन क्लियर हो आपको, क्योंकि चीजें स्टार्ट होती है डेफिनेशन से। कोई भी चीज स्टार्ट होती है डेफिनेशन से। हमें उसके आगे की हमें किसी का मदर फादर भाई बहन का नाम पता है, उसका नाम ही पता नहीं है, ऐसा अक्सर होता है टॉपिक के साथ। तो आपको उस टॉपिक के बारे में जब पूछा जाता है तो उस टॉपिक के बारे में नहीं पता आपको, उसको आसपास बताते हो आप। तो वही चीज ऐसा है ना, तो हम इसलिए मैं डेफिनेशन में फोर्स करता हूँ। डेफिनेशन आपको हर चीज का पहले डेफिनेशन क्लियर हो, उसके बाद बाकी चीजें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा टेस्ट कर लूँ आपको, कि मैं आप लोगों से किसी से पूछूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो अभी पता चल जाएगा कितने लोगों को डेफिनेशन, सबने क्लास 12 में पढ़ा होगा। अभी मैं टेस्ट करता हूँ, देखो बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब लोग बोलेंगे f डैश x मोर देन इक्वल टू 0, ये बोलो ना तुम लोग, हाँ या ना, बताओ कोई, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ। हाँ x2 greater than x1 then f implies that f यस, ठीक है ना। सो ये डेफिनेशन है, ठीक है, x1 लेस देन x2, fx1 लेस देन fx2। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन है जो भी डोमेन में है, x1, x2 बिलोंग्स टू d मान लो डोमेन। सो लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली पता ही होगा, मैं बस ये टेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, तो मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप इंक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करते हो तो आप एनसीईआरटी में जाकर देखो, वहां भी यही डेफिनेशन है। लेकिन हम लोग क्लास 12 में हमें क्या याद रहता है, अच्छा f डैश x मोर देन इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग, f डैश x लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, इस तरह से। तो वो प्रॉपर्टी है, वो डेफिनेशन नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है ना।
तो हम प्रॉपर्टीज याद रखते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। मतलब कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा कई बार, है ना, कई बार। तो इसके लिए फिर आसान बनाने के लिए हमें थ्योरम्स दिए गए हैं, रिजल्ट्स दिए गए हैं, ना, तो प्रॉपर्टीज दी गई है ताकि इजीली तुम वो कर लो। लेकिन स्टार्ट डेफिनेशन से, आपको पता डेफिनेशन होने चाहिए ना। तो इंक्रीजिंग का बेसिक डेफिनेशन कहीं भी आप देख लो, डेफिनेशन यही लिखा होगा, ठीक है ना। उसके बाद थ्योरम्स में लिखा होगा कि इफ f डैश x इज मोर देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इस तरह से, मतलब डेफिनेशन। तो वही चीज यहाँ भी है। तो आपको पहले समझना है कि इस काउंटेबल की डेफिनेशन क्या है ना। तो ये चूंकि कैलकुलस का वर्ड है या रियल एनालिसिस का वर्ड है, तो हमें यही समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो हमने एक बार डिस्कस किया था ये चीज कि सेट है या तो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, है ना। फिर इनफाइनाइट में दो कैटेगरी है, क्या था, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। सो कोई सेट है या तो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। फिर या इनफाइनाइट में दो कैटेगरी है, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबली। फाइनाइट में भी दो कैटेगरी है, या तो एम्प्टी होगी या नॉन एम्प्टी होगी, है ना। सो इसमें क्या है कि हो सकता है एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, क्योंकि एम्प्टी सेट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, है ना। तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है। अब आप देखो, तो आपको अब काउंटेबल वर्ड मैंने यूज किया है। सो काउंटेबल सेट का डेफिनेशन देखना है आपको। काउंटेबल सेट का डेफिनेशन, तो क्या होता है काउंटेबल सेट का डेफिनेशन? इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग काउंटेबल। तो आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। तो ये होता है कि अ सेट which is either finite और काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। एक सेट जो या तो फाइनाइट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। तो ये डेफिनेशन हुआ काउंटेबल सेट का, ठीक है। और अनकाउंटेबल सेट मतलब अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अनकाउंटेबल सेट बोलेंगे, सो अनकाउंटेबल सेट जो है, सो अ सेट which is uncountably infinite, which is uncountably infinite, ये चीज सिंपली is called uncountable set। तो समझिए, अब आपको समझना है कि एग्जांपल, जैसे एम्प्टी सेट को सिंपली फाइव लिखते हो, नॉन एम्प्टी में हो गया सेट कंटेनिंग वन, मान लो सिंगलटन सेट एग्जांपल हो गया। काउंटेबली इनफाइनाइट में नेचुरल नंबर का सेट हो गया, है ना, इंटीजर्स का सेट है। रेशनल नंबर किस कैटेगरी में आएगा? रैशनल नंबर, इधर होगा रैशनल नंबर। और इररेशनल नंबर किधर होगा? अनकाउंट, ठीक है ना। इररेशनल नंबर यहाँ होगा, रियल नंबर यहाँ होगा, इंटरवल्स यहाँ होंगे, चाहे इंटरवल ए बी हो या कोई भी इंटरवल हो, इंटरवल्स इधर होंगे। तो रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, दीज आर काउंटेबली इनफाइनाइट से, काउंटेबल सेट है, ठीक है। काउंटेबल सेट, क्योंकि एक दूसरा डेफिनेशन काउंटेबल को डिफाइन करेंगे काउंटेबल इनफाइनाइट को। तो ऐसा एलिमेंट जिसके एक मतलब अगर मान लो कोई सेट है काउंटेबली इनफाइनाइट है, या हाँ ठीक है काउंटेबली इनफाइनाइट है, अगर एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जो नेचुरल नंबर से उस फंक्शन में, उस सेट में वन वन फंक्शन बनाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि समझ रहे हो ना, हाँ बाइजेक्टिव मैप हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ काउंटेबली इनफाइनाइट का डेफिनेशन। सो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ये क्या होगा कि a set S is countably infinite, a set S is countably infinite if and only if there exists a bisective function या bisective mapping, mapping function, map सब सेम ही वर्ड है। so bisective function मान लो f such that, अच्छा यार लिख दो सीधा इतना ही, f फ्रॉम मान लो s सेट लिखा हूं s to n, s to n, n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो वेयर n जो है इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके से है कि मतलब एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जो बाइजेक्टिव होगा और उस सेट से लेके n नेचुरल नंबर मतलब वो भी कर सकते हो तो, है ना, f n to s ले लो तो भी ओके है, f s to n ले लो तो भी ओके है, ठीक है ना, मतलब क्योंकि बाइजेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन का इनवर्स f, जी एक बार आप पढ़ देता हूं। हाँ, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन f, बाइजेक्टिव फंक्शन f from s to n, a set s is countably infinite if and only if there exists a bijective function f from s to n, है ना। तो एक फंक्शन f मतलब ये बोल रहा हूं कि f from s to n is bijective function, ठीक है, bijective function, या n to s भी लिख सकते हो, n to s भी ठीक है, क्योंकि इनवर्स है ना, इनवर्स फंक्शन ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। इनवर्स इमेज अलग होता है, इनवर्स फंक्शन अलग है, ठीक है ना। तो इनवर्स फंक्शन ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इनवर्स इमेज सेट क्या निकलता है, इनवर्स इमेज को प्री इमेज बोलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, जैसे आप है ना इनवर्स इमेज को प्री इमेज आप बोल सकते हो, जैसे है ना रिमार्क में क्या होता है, जैसे f इनवर्स a है तो इसको मैं बोलूंगा कि इनवर्स इमेज ऑफ सेट a इन फंक्शन f, या इसको आप लिख सकते हो प्री इमेज, वही बात है, प्री इमेज ऑफ सेट a इन f, या डोमेन समझ लो। इनवर्स फंक्शन को भी तो ऐसे नोटिफाई करते हैं, और इनवर्स फंक्शन जो होता है तो उसका एक मीनिंग ये है ना, उसको भी तो ऐसे ही नोटिफाई करते हैं। नहीं लेकिन वहां सेट नहीं होता, वहां पे क्या होता है, x f इनवर्स x है ना, इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स फंक्शन ऑफ f। जहां जहां हम रेंज डोमेन की तरह काम करने लगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हो gx, ये फंक्शन नहीं है, ये कोई सेट है एक्चुअली, यस सर, और ये फंक्शन है और ये कोई सेट है। यहां पे डोमेन की तरह काम करेगा। हाँ यस, तो यहाँ पे f इनवर्स का, यहाँ पे क्या है कि इनवर्स इमेज ऑफ सेट a इन फंक्शन f, फंक्शन f में, ये डोमेन में ले लो, है ना, इन डोमेन अंडर फंक्शन f, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो इन डोमेन अंडर फंक्शन f, सो इन डोमेन अंडर f, यहाँ पे होगा इन डोमेन अंडर f फंक्शन के अंडर, और ये f इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है ना, तो यहाँ पे ये होता है कि लाइक फंक्शन बाइजेक्टिव है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन है तो इनवर्स इमेज है, जैसे इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, अगर डिफाइन करना हो कोई डिफाइन करो, इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? ये फिर प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन कहीं नहीं लिखा होगा, तुम कोई बुक चेक करो वहां देखो इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन वो नहीं लिखा होगा 1 1 on 2 वाला, वो प्रॉपर्टी वो थ्योरम में लिखा होगा। तुम एनसीईआरटी भी चेक कर लो, क्लास 12 के एनसीईआरटी भी दे, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि जो 1 1 on 2 वाला बता रहे हो कि बाइजेक्टिव है इन्वर्टिबल है, ये थ्योरम है, ये डेफिनेशन नहीं है। तुम एनसीईआरटी खोल के देख लो या कोई भी बुक खोल के देख लो, वहां ये डेफिनेशन नहीं होगा कहीं भी, तुम चेक कर लो चाहो तो, कि अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव, ये थ्योरम है, डेफिनेशन नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। हाँ यस यस राइट, हाँ सो ये डेफिनेशन है वहां पे आप, तो उसमें बुक में ऐसा लिखता है वो, इसको थोड़ा उस तरीके से लिखता है कि अ फंक्शन f इज, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो फंक्शन, चलो a से b लिख देता हूँ, सो फंक्शन a to b इज इन्वर्टिबल, है ना। आपको ये पूरे साल रियलाइज होगा कि आप बहुत सारे वर्ड का डेफिनेशन नहीं जानते हैं, जो आपको लगता हो कि आप जानते हैं, लेकिन ऐसा असलियत में आप उसका डेफिनेशन नहीं जानते। आप क्या जानते हैं? थ्योरम जानते हैं, प्रॉपर्टीज जानते हैं, जिसके थ्रू क्वेश्चंस किया है आपने। तो जनरली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं थ्योरम्स को यूज करके, है ना। यही एंट्रेंस में सीखना भी होता है हमें कि एंट्रेंस के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, थ्योरम्स यूज करते हैं वहां पे, ताकि कम टाइम में हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन हर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड भी होते हैं,
लेकिन ज़्यादातर आपको थ्योरम्स याद है क्योंकि आपने उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, बट डेफिनेशन थोड़ा अलग रहता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। सो अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट, आप चेक करो ये डेफिनेशन मिलेगा कहीं भी, इफ देयर एग्जिस्ट another function, if there exists another function g from b to a such that, ठीक है, there exists function this such that, यहाँ प्रॉपर्टी होती है कि f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x। ये हालांकि बुक में ऐसा लिखा होगा f o g is equal to identity है ना ओवर x, g का डोमेन क्या ओवर b, एंड g o f इज आइडेंटिटी, इसका डोमेन क्या है g o f का a ओवर a। तो ये क्लास 12 में भी डेफिनेशन आप चेक करो। सिमिलरली इससे मुझे याद आया कि वैसे ही आप लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स डिफाइन करते हो है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे ही मतलब इससे रिलेटेड है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, है ना, रिलेटेड है इससे कि a इंटू डेफिनेशन होता है कि मैट्रिक्स a इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ आई आइडेंटिटी फंक्शन है, इससे रिलेटेड डेफिनेशन ही है। फिर आप जानते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट है, अगेन वो थ्योरम है ना, वो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालने का, वो डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, मैं तो आगे यहाँ पर तो वापस आता हूँ। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो ये तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमारे पास काउंटेबल सेट मिल गया। तो अब मैं डिफाइन कर रहा था कि व्हाट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, हमें डिफाइन करना है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा था, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं। सो हमने 2 एग्जांपल्स लिखे। एक एग्जांपल था कि x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो इस केस में रेंज है 0 1 2 जो कि काउंटेबल सेट है। हमने दूसरा एग्जांपल लिया नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 1 ईयर ऑन NH1 नेशनल हाईवे 1, तो यहाँ पे ये हमारे पास रेंज आया इसका जो कि काउंटेबल है, इसका मतलब डिस्क्रीट है। अगर मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं कि x इज लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब या ट्यूबलाइट, ठीक है। सो f इज लाइफ, जो x है लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब मान लो सिंपली, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज एग्जांपल है ना। सो बताओ क्या होगा x का रेंज? 0 से सर इनफिनिटी हो जाएगा, 0 से इनफिनिटी सर कंटीन्यूअस हो जाएगा, इंटरवल है ना, तो ये इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। तो ये है, अब ये काउंटेबल सेट है क्या? दिस इज नॉट काउंटेबल, सो ये काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब x इज नॉट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो नहीं होगा, ये पक्का, मतलब इसकी गारंटी है। अब डिस्क्रीट नहीं है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा या मिक्स्ड होगा, तो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है ना। क्योंकि बोलना है हाँ बोलो। तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट बोल रहे हैं तो सर बाइजेक्टिव फंक्शन का वहां पे मतलब क्या है, रूल समझ में नहीं है मतलब। अच्छा ये काउंटेबल इनफाइनाइट वाला ना, उसका एक मिनट, वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो जा रहा है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट आई थिंक यही ना। ये सर बाइजेक्टिव होने से कि वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो जा रहा है। हाँ देखो होता क्या, एक प्रॉपर्टी और है जो मैं बता रहा है, a से b में अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो जितने एलिमेंट a में है उतने ही एलिमेंट b में है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, कार्डिनलिटी बोलते हैं उसको ना मैथमेटिकल सेंस में, क्योंकि तो a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी इक्वल होगी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट है? नंबर में सर n एलिमेंट हो जाएंगे। नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट ना, तो इसीलिए उस सेट S में भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए वो काउंटेबल हो जाता है। तो एक तो तुम्हारे पास कन्वेंशन है लाइक n इज है ना, n इज काउंटेबल सेट। पहले तो एक कन्वेंशन लेते हो कि n नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट। अब उसके बेस पे तुम बता रहे हो कि ऐसा कोई भी सेट जिसका नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए तो वो भी काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम्हारे पास ऐसा फंक्शन है जहां नेचुरल नंबर से लेके इंटीजर में बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है, तो इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
दोनों में बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। इसका मतलब ये है एक ऐसा फंक्शन मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है ना। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन दोनों में भी बाइजेक्टिव मैप मिलता है, तो इसका मतलब दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, नेचुरल नंबर की, रैशनल नंबर की। लगता होगा तुम्हें रैशनल बहुत ज्यादा है, वो नॉर्मल इंसान को लगता है, मैथमेटिकली दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। जितने इंटीजर्स है लेवल देना सर, उतना ही नेचुरल नंबर है। उसको एक लेवल देना, उसका मतलब है लेवलिंग, हाँ वो लेवलिंग कर रहे हैं एक्चुअली आप, 1 2 हर, हाँ यस, जैसे सेट एस के हर एलिमेंट को हम लेवलिंग कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग है, ये भी मतलब है कि यू आर लेवलिंग एलिमेंट्स। जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। यस, सो आप लेवल कर पा रहे हो इसको। चलिए तो आगे ठीक है ना। तो अभी हम ये बताया आप हमने कि अगर ये चूंकि रेंज इस x जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब, तो उसकी लाइफ टाइम, कोई बल्ब खरीद के लाया वो कितने दिन चलेगी, तो वो डिपेंड है ना, 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। सो अब किसी में सेकेंड में, मिनट में, आवर में कुछ भी ले लो, तो उस तरीके से। सो इस ये अनकाउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो नहीं होगा पक्का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे आगे। तो मैं डिफाइन करता हूं डिस्क्रीट को। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखते हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो कोई रैंडम वेरिएबल है, सो अ रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हालांकि हर डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है ना, तो इफ एंड ओनली इफ थ्योरम को डेफिनेशन के जैसा भी यूज कर सकते हो। सो let a random variable x is discrete random variable if and only if range of x is countable set, ठीक है। तो ये तो मैंने लिखा है, बुक में तुम देखो तो वैसा लिखा रहता है। अगर तुम वीके रवायतगी वाली बुक देखो तो उसमें इसने कैसे डिफाइन किया है। सो इसका जो डेफिनेशन है ये कुछ प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख रहा होगा। सो दैट इज, दूसरे टर्म में अगर डिफाइन करोगे तो वो ये बोलता है कि x इज काउंटेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट फॉर विच x बिलोंग्स टू, देखो ऐसा लिखता है बुक में, अगर देखोगे दूसरा डेफिनेशन लिख रहा हूं है ना, सेकंड डेफिनेशन इसी का जो बुक में तुम्हें मिलेगा, तो बुक कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। तो वो ऐसा लिखता है कि रैंडम वेरिएबल x is discrete if and only if there exists a countable set। अब क्या किससे डिनोट करूं मैं, तो जनरली हम लोग sx लिखेंगे, तो s सफिक्स में x लिखेंगे, s का मतलब मेरा सपोर्ट होगा। सपोर्ट क्या होता है कि सेट ऑफ रेंज जो है ना, आगे रेंज कोई मैं सपोर्ट बोलूंगा, ये जो रेंज लिख रहा हूं रेंज ऑफ x, तो इसी को आगे मैं सपोर्ट बोलूंगा। सपोर्ट का हालांकि एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि रैंडम वेरिएबल की वो वैल्यूज जिस वैल्यूज के लिए पीडीएफ या पीएमएफ नॉन जीरो हो जाए, है ना, ये डेफिनेशन है सपोर्ट का। सो है ना, देयर इज अ काउंटेबल सेट sx। तो यहाँ s का मतलब ये नहीं हुआ कि सैंपल स्पेस है ना, नोटेशन आपको समझना है। तो ये सब s मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्ड फॉर सपोर्ट। तो देयर इज अ काउंटेबल सेट sx सच दैट कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू sx इज इक्वल टू 1, ये मतलब है। तो ये डेफिनेशन लिखा रहेगा, बात वही है, ठीक है, कि काउंटेबल सेट में जो वैल्यूज है सारी वैल्यू काउंटेबल सेट में ही है, और उसी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, 1 है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो मतलब इसका रेंज जो है सपोर्ट एक काउंटेबल सेट है। तो जिस भी रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट काउंटेबल सेट है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो कोई पीएमएफ पीडीएफ देख के कई बार बच्चा डिसाइड नहीं, जैसे प्रसन्ना साहू वाली बुक है उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया पीडीएफ पीएमएफ में, सेम नोटेशन फॉलो करता है वो,
हर जगह fx लिखा होगा। तो आपको देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रैंडम वेरिएबल इस क्वेश्चन में डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चलेगा? सपोर्ट देख के। लिखा था ना 1 व्हेन x इज दिस, तो व्हेन जो लिखा हुआ है x इज दिस, वो सेट अगर काउंटेबल है तो वो डिस्क्रीट है, अगर वो सेट काउंटेबल नहीं है तो वो डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। ये उसके लिए प्रोवाइड नीचे वाला सर, नीचे वाला जो सेकंड वाला उसको एक बार समझा दीजिए। हाँ सर उसके लिए प्रोवाइड करेगा क्या? ये कंटीन्यूअस के लिए प्रोवाइड करेगा, जैसे नंबर कंटीन्यूअस लिखना चाहिए। नहीं नहीं, कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ अनकाउंटेबल होना काफी नहीं, क्योंकि मिक्स भी हो सकता है, तो वहां एक और क्राइटेरिया है। जो एस सपोर्ट लिए हैं एसएक्स, हाँ सर एक सपोर्ट प्लीज समझा दीजिए। चलो एग्जाम्पल लिखता हूं तो समझ आएगा। देखो एग्जाम्पल है कि x तुम्हारे पास है नंबर ऑफ हेड्स। सर एक बार से रिपीट होना कुछ जी जी, टेंशन सर। ओके सो हाँ है ना, ये जो विकेरवाद की डेफिनेशन लिखता है डिस्क्रीट का, ऐसा लिखता है कि कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है, पहले तो इसने प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन किया है, तो है ना, मान लो लेट, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, एस एफ पी, तो यहाँ सिर्फ एस लिख रहा हूँ तो सैंपल स्पेस है ना, सो दिस बी प्रोबेबिलिटी स्पेस, इस तरह से डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी स्पेस है। So X is said to be discrete if there exists a countable set E such that X belongs to E is equal to 1, है ना, तो यहाँ SX जो मैं लिखा हूँ उसको वो E लिख रहा है, ठीक है। So यहाँ पे मतलब बात बराबर है, सेट को यहाँ E से डिनोट कर रहा है, तो X belongs to E, this is 1, तो ये डेफिनेशन भी करवाती में है। ओके चलो, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इस डेफिनेशन को। सो देखो एग्जांपल ये लिख रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ हेड्स in two tosses of a coin, ठीक। तो सिंपली अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको तो पता ही है, तो चूंकि ये टू टॉसेस हैं तो सैंपल स्पेस यू नो ऑलरेडी, एच 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 टी टी एच टी टी, है ना, एंड द रेंज ऑफ एक्स यू ऑल्सो नो, सो है ना, रेंज ऑफ एक्स यू ऑल्सो नो, क्या आएगा जी, 0 1 2, ठीक है ना। सो रैंडम वेरिएबल एसोसिएट ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ नंबर, वो जो नंबर्स आएंगे उसका एक सेट बना लो, वो रेंज है, तो एच एच के करस्पॉन्डिंग 2h, इनके करस्पॉन्डिंग 1, तो 0 1 2 आ गया। अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी लिखने को बोलूं आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब पूछ रहा हूं मैं टी पे प्रोबेबिलिटी, है ना, आई एम आस्किंग प्रोबेबिलिटी x इज 1, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एट एच टी एंड टी एच, ठीक है, यहाँ भी ऐसे सिंगलटन सेट है, एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, सो यहाँ मतलब है एच एच, ठीक, इस तरीके से। सो बताओ ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दिस इज व्हाट 1/4, 2/4 1/4। यस। अब देखो इसको मैं अगर ठीक से लिखूं, इसी चीज को मैं दोबारा लिखूं अगर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एज, सो 1/4 व्हेन x इज 0, 1/2 व्हेन x इज 1 और 1 है ना, और 1/4 व्हेन x इज 2, या यहाँ पे मैं 0 2 कर सकता था डायरेक्टली, तो बात बराबर है, वैसे भी लिख सकता हूँ मैं, और 1 पे 1/2 है, एंड 0 अदरवाइज, तो बुक में ऐसा लिखा होगा, है ना। बाद में इसी को हम पीएमएफ बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स। सो इसको देखो, जैसे मैं बात कर रहा था, अब तुमसे अगर यहाँ पे बोलूं, एक तो रेंज हो गया, तो एक तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ, जो पहला डेफिनेशन मैंने लिखा है, जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने लिखा है कि अगर रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल सेट है, वो डिस्क्रीट है, तो उसके हिसाब से सीधा सीधा दिख गया तुम्हें कि ये एक्स डिस्क्रीट है, ठीक।
दूसरा डेफिनेशन जो हमने लिखा है उसके हिसाब से देखे तो क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू, हमने लिखा था एक काउंटेबल सेट मिलेगा, तो यहाँ काउंटेबल सेट क्या है हमारा 0 1 2। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना, x टेक्स वैल्यू 0 और 1 और 2, तो सबको ऐड कर लो, 0 पे 1 पे 2 पे सब ऐड कर लो, तो ये 1 आ जाएगी। तो दूसरा डेफिनेशन ये कह रहा है, अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है कि ये सेट काउंटेबल है क्या, है ना, तो यही सपोर्ट है, जो मैं SX वर्ड यूज किया था वो ये है, इसका मतलब क्या मैं बोलूंगा, सपोर्ट ऑफ x, और यहां पे सपोर्ट पहचानना है तो ये है सपोर्ट। अगर PMF में सपोर्ट पहचानना है जहां पे नॉन जीरो मास है, ये सपोर्ट का पार्ट कभी नहीं होगा, ठीक है, तो सपोर्ट का मतलब है जी, अच्छा, जितने भी पीएमएफ या पीडीएफ लिखते हैं उसमें हमेशा नीचे 0 अदरवाइज लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं सर? हाँ एक्चुअली फंक्शन लिख रहा हो ना, तो इस फंक्शन की वैल्यूज क्या है, ये एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1/4 है, अगर x तुम्हारा ये है, क्योंकि फंक्शन को पूरे r पे डिफाइन करना होता है, पूरे रियल नंबर पे। तो आपने तो यहाँ पे अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ, मान लो अगर ये नहीं लिखा तो आपने सिर्फ 3 पॉइंट पे डिफाइन किया, लेकिन रियल नंबर तो अनकाउंटेबल है, तो बाकी पॉइंट पे क्या है वैल्यू, तो इसलिए हम लिखते हैं कि बाकी पॉइंट पे क्या है, 0 है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तब भी मतलब 0, कई बार नहीं लिखा रहता है तब भी मतलब वही है कि 0 अदरवाइज है। इसका रीजन ये है कि जो पीडीएफ है या जो पीएमएफ है या सीडीएफ है, इन सब का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होने चाहिए, तो इसीलिए हम लिखते हैं 0 अदरवाइज, कि जिस पे नॉन जीरो है ओके है, बाकी रियल नंबर पे 0 होता है, तो पूरे डोमेन इसका रियल नंबर है, पीएमएफ पीडीएफ सीडीएफ तीनों का डोमेन रियल नंबर है। जो रैंडम वेरिएबल का रेंज है वही आगे हाँ सबसे बनता है। यस यस, जो रैंडम वेरिएबल का रेंज है एक्चुअली, तो हालांकि कोडोमेन R है ना, तो जो रैंडम वेरिएबल रेंज है वही बाद में जनरली तुम्हारा सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना। तो सपोर्ट मतलब कुछ नहीं, रेंज है, या ऐसे मतलब है पीएमएफ दे रखा है, तो जिन पॉइंट्स पे x की जिस वैल्यूज के लिए, है ना, ये नॉन जीरो मास है, दैट इज द सपोर्ट, वो आगे डिफाइन करूंगा मैं। तो अभी तो हम ये देख रहे थे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो डिस्क्रीट का हमने डेफिनेशन लिखा, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट का डेफिनेशन था, और इसमें हमने एग्जांपल देखे, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि ये काउंटेबल सेट है, तो इसीलिए x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या डिफाइन करना है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। अच्छा थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखो, CDF ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जरा इसकी प्रॉपर्टी देखो जरा। अभी देखा हमने कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, CDF पढ़ चुके हैं, तो अब देखेंगे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF कैसा होगा। जैसे यहीं पे था, इस क्वेश्चन में तुम लोग CDF लिख के बताओ, लिख तो सकते हो ना, हमें लिखना है यहाँ पे CDF ऑफ x, CDF ऑफ x अगेन, है ना, मैंने कहा कि CDF पूरे R पे डिफाइन रहता है ना, PDF CDF PMF ये फंक्शंस हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इन सब फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। बताइए क्या लिखूं मैं इस क्वेश्चन में, कोई बताओ, CDF तो सबको पता है ना, 0 व्हेन जब x लेस देन 0, कोई मास नहीं है ना, यहाँ 0 1 2 है, 0 से पहले कोई मास नहीं है, कितना 0 पे मास कितना है, 1/4 है, हाँ 1 से 2 तक कितना मास है ना, तो ऐड हो जाएगा,
ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, ये कुमुलेटिव होता है, ये ऐड होता जाता है। तो 0 और 1 दोनों पे ऐड हो जाएगा, 0 पे 1 पे दोनों पे ऐड हो जाएगा। 3/4 और जी, तो इस पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐड हो जाता है, ये यहाँ ऐड हुआ, ये वाला यहाँ ऐड हुआ। कुमुलेटिव इसीलिए नाम है ना इसका कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको याद हो क्या करते थे, पहला ऐसे थी, बाकी ऐड करके लिखते थे, वही यहाँ पे है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ऐड करते जाते, एंड में 1 आ जाता है हमेशा। तो CDF हो गया ये। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो देखो कुछ समझ आएगा आपको। सो इसका आप ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ बनाओगे। सो व्हेन यू मेक ग्राफ, ठीक है, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो 0 1 2, ठीक, इस तरीके से। तो x लेस देन 0 वैल्यू 0 है, तो 0 व्हेन x लेस देन 0, ठीक, ये ग्राफ है। 0 से 1 के बीच में 1/4 है, तो ये एक्सक्लूसिव है। और 0 से 1 के बीच में 1/4 है, यहाँ इंक्लूसिव है, यहाँ एक्सक्लूसिव है। 1 से 2 के बीच में 3/4 है, तो यहाँ इंक्लूसिव है, यहाँ एक्सक्लूसिव है। और आगे फिर 1 हो गया, है ना, तो ये 1/4 3/4, इसको आगे ले जाओ, यहाँ 1 हो गया। अब देखो इसमें, ठीक है ना ये। अब बताओ ये फंक्शन, ये जो CDF हमने बनाए हैं ग्राफ, ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 0 1 2 पे। ये जो आपका जो रेंज था, है ना, तो एक तो पहली प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF होगा हमेशा ऐसे स्टेयर्स टाइप का होगा। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। हाँ, नॉन डिक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं, दिस ग्राफ इज x वर्सेस CDF, दिस इज x वर्सेस CDF। सो आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये जो फंक्शन है, दिस इज, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन ना, पीस वाइज कॉन्स्टेंट स्टेप फंक्शन, या इसी को बोलते हैं दैट इज fx ऑफ x इज पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। सो ये हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होगा, पीस वाइज, है ना, टुकड़ों में पीस कांस्टेंट फंक्शन है ना, थोड़े थोड़े के कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग तो है ही क्योंकि CDF की प्रॉपर्टी है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्या इसमें ऐसा कभी होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई पार्ट आ जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कभी भी डिस्क्रीट के CDF में कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट नहीं आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, जंप के साथ होगा, है ना। कांस्टेंट फंक्शंस है वो जंप के साथ आएगा। जंप का मतलब 0 पे ये जंप है 1/4 का, है ना, फिर यहाँ 1 पे जंप है 1/2 का, और ये 2 पे जंप है आपका 1/4 का। तो यही जंप जो है ना उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है, आप चेक कर सकते हो, है ना। ये जो जंप है वो उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है। तो 0 पे जितना जंप हो रहा है वो 0 पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है, मतलब 0 पे मास है, मास मतलब प्रोबेबिलिटी है। 1 पे जितने का जंप है वो उस पॉइंट पे उतना मास है, उतनी प्रोबेबिलिटी है जितनी 2 पे जंप है। तो पहली बात ये है यहाँ पे कि हमेशा जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF होगा ये हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, है ना, पहली चीज। तो ये थ्योरम लिख सकते हैं इसको हम। दूसरी, ये जो भी इसका सपोर्ट है उस हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, जो भी उस पे सपोर्ट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो अगर प्रॉपर्टी लिखो तुम इसका, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए था। तो CDF और मैं लिख रहा था ना, तो जब भी CDF तुम लिखोगे x लेस देन इक्वल टू x, है ना, इसी को बोलते हैं CDF ऑफ x। सो जो भी डिस्क्रीट का CDF कुछ ऐसा होगा, यहाँ कोई कांस्टेंट K1 होगा, ये लेट से मैं C1 लिख देता हूँ, यहाँ C1 होगा, यहाँ C2 होगा, इस तरीके से एंड में जाके हो सकता है 1 हो जाए। यहाँ जो भी सपोर्ट है उस पर डिपेंड करेगा क्या रेंज है ना, तो रेंज पे डिपेंड कर यहाँ कंडीशंस होंगी। तो इस तरीके के कांस्टेंट ही होंगे, है ना। इनिशियली मान लो पहला 0 है, फिर C1 होगा, C2 होगा,
तो ये इस तरह से ही दिखेगा आपको हमेशा डिफरेंट सिचुएशंस में, है ना। ये कौन सा इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, आपने देखा अभी कि इसके ग्राफ जो होंगे, इसका अगर ग्राफ आप बनाओगे यू विल सी ग्राफ जो होगा वो पीस वाइज कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ हो गया, फिर ऐसा ऐसा, है ना, इस तरीके से पीस वाइज कॉन्स्टेंट। इधर हो सकता है ये इस तरीके से पीस वाइज कॉन्स्टेंट होगा, है ना। यहाँ पे ये इंक्लूड होगा और ये एक्सक्लूड होगा। सो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इस तरीके चलता रहेगा ना। अगर मान लो 1 हो गया तो ऐसा चलता रहेगा। तो इसका CDF ग्राफ हमेशा इस तरह से, इसको बोलते हैं पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, है ना। तो जैसे तुम थ्योरम भी लिख सकते हो। थ्योरम ये है कि अ रैंडम वेरिएबल x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x इज स्टेप फंक्शन। यहाँ स्टेप फंक्शन मतलब पीस वाइज कॉन्स्टेंट, और ये सिर्फ इसी के साथ होगा। ऐसा CDF किसी डिस्क्रीट में ही सिर्फ होगा, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स में ऐसा नहीं होगा। वो पीस वाइज कॉन्स्टेंट हमेशा नहीं रहेगा। कॉन्टिन्यूअस एंड जो आगे हम लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड मिक्स, उसमें स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग पार्ट जरूर आएगा, ये है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग कोई पार्ट नहीं होगा, तो इसलिए इसको लिखा है पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ डिस्क्रीट में ऐसा होगा कि डिस्क्रीट का CDF पीस वाइज कांस्टेंट होगा, ओनली डिस्क्रीट का। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई यूनिक प्रॉपर्टी जैसे इसमें है ना। सो यहाँ पे है कि, और ये जंप जो है मास जंप पे है ना, जितना जंप हो रहा है उस पॉइंट पे मास है। स्टेप फंक्शन ना, स्टेप है पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। So a random variable x is discrete random variable if and only if CDF of x is step function या piecewise constant function। उसी का दूसरा नाम piecewise constant function। ओके, तो ये तो हो गया कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, उसका CDF कैसा दिखेगा। फिर आपके पास आता है उसके बाद, है ना, उसके बाद आता है एक वर्ड PMF का, है ना। सो जैसे इसी में मैं बोलूं, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने फिर से लाना है, यहाँ पे देखो आप, तो ये कितने का जंप है ना, ये हाफ का जंप है। तो प्रोबेबिलिटी जो x इज इक्वल टू 0, सॉरी 1/4 का जंप है ना, ये 0 है, ये 1/4 है, तो 1/4 का जंप है। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। कहीं भी जंप होगा, ये तो यूनिक प्रॉपर्टी CDF में कहीं भी जंप है मतलब उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है। ये चीज हमारे पास है। आगे ऐसे ही 1 पे 1/2 का जंप है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 देखना है तो ये 1/2 आ जाएगी। यहाँ 1/4 का जंप है, सो प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। सो जहां भी CDF डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे जंप होगा, और कितने का जंप, जो जंप होगा वही उस पॉइंट पे मास होगा, ठीक है। ये तो पता है आप लोगों को। आगे चलते हैं। सो डिस्क्रीट में हमेशा इसका जो CDF हो स्टेप फंक्शन होगा, पीसवाइज कांस्टेंट, वो देख के पहचान लोगे आप। अब आपको क्या होता है कि एक वर्ड आता है PMF, है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो ये डिस्क्रीट में ही सिर्फ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में आप PMF लिखते हो, है ना, जिसको आप लिखते हो PMF। सो कैसे डिफाइन करते हैं PMF को, क्या डेफिनेशन है। function satisfies some conditions, for example one is probabilities, जो फंक्शन होगा वो greater than equal to 0 होगा और उस फंक्शन का प्रोबेबिलिटीज का सबका सम करके बनाएगा। यस, तो है ना, ये कोई फंक्शन आपके पास होगा। सो लेट, पहले तो ये लिख लो, मान लो ऐसा है कि लेट, मान लो अभी इस तरह है, यहाँ पे देखो हम लोग सिग्मा फील्ड डिस्कस नहीं करेंगे। सिग्मा फील्ड मतलब सैंपल वो पावर सेट लेके चल रहा है सिंपली। तो जनरली वी आर जस्ट, हमें इसको डिफाइन करना है। सो So a function from R to R is defined in such a way that f from x is equal to f is equal to x. ठीक है, फंक्शन फ्रॉम R to R, f लिख सकते हो इस तरह से, या जनरली हम लिखते हैं
इसका डोमेन तो आर ही होगा, ठीक है ना। ठीक है। सो एक्चुअली मैं लिखूंगा इसको px, और px का मतलब लिखूंगा प्रोबेबिलिटी x एट x, ये मतलब है मेरा। सो फंक्शन px, तो p एक्चुअली r टू r होगा, ठीक है ना। सो तुम अगर लिखना चाहो तो ये जो स्मॉल p मैंने लिखा है ये r से लेके pmf है ना। कृष्णा सर ने ऐसे दिया है। अच्छा ऐसे दिया हुआ है, ओके ठीक है। फंक्शन फ्रॉम आर टू आर हाँ, दिस इज कॉल्ड pmf या सच दैट, है ना, ये लिख लो, ठीक है। सच दैट कि पहली कंडीशन है कि ये जो px है, px का मतलब यहाँ लिख रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल X, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा। और दूसरी बात समेशन px, तो यहाँ समेशन px का मतलब x फ्रॉम माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, या इसको वैसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। अब अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा होगा, लेकिन आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है बस। सो दिस शुड बी 1, है ना। x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी समेशन लिया तो डिस्क्रीट वैल्यूज, तो उसका सम जो होगा वो 1 आने चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम pmf, है ना। दिस इज कॉल्ड pmf ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। सो pmf डिस्क्रीट के पास ही होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। सो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसको हम ये इस फंक्शन को pmf बोलेंगे। ओके, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा आपने, फिर उसका CDF pmf। अब आगे क्या डेफिनेशन है, चलो मैं कॉन्टिन्यूअस सर फंक्शन आर से आर ले रहे हैं सर, वो जो उसका कोडोमेन आर की हो रहा है तो 0 से 1 हो रहा है ना। हाँ, तो वो आप कोडोमेन लार्जर सेट ना, रेंज 0 से 1 हो रहा है जो आप कहना चाह रहे हो, आप 0 से 1 भी लिख सकते हो, इसको 0 से 1 में भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सो यू कैन राइट इन 0 to 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये कोडोमेन है तो कोडोमेन लार्जर भी लिख सकते हैं, रेंज लिखोगे तो आपको 0 से 1, तो आप 0 से 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन राइट बिटवीन 0 and 1 एक्चुअली, चलेगा। तो आगे देखो, एक एग्जांपल देख लो, चलो एक क्वेश्चन इस पे, क्वेश्चंस पे एग्जाम में आते हैं इस पे। तो जैसे क्वेश्चन होगा कि 0 to 1 डिफाइन करके लिखने की जरूरत नहीं होगा, ये कंडीशन जो लिखा है हाँ सर 0 to 1 डिफाइन कर दीजिए सर, ये कंडीशन लिखने की जरूरत ही कहाँ रहेगा। कौन सा कंडीशन, ये जो बोला ये बोला फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं रहेगा यार। नहीं ये जरूरी है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 0 या पॉजिटिव। उसका रेंज 0 to 1 बता दिए तो हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया तुम कह रहे हो। हाँ, तो यहाँ अगर लिख दिया तो उससे ये इम्प्लाई हो गया, बट ठीक है लिख दिया तो, अदरवाइज R to R लिख सकते हो, ठीक है। मतलब उसी में इंक्लूड कर दिया, तो ये डेफिनेशन का पार्ट है। यहाँ तो कुछ बुक में ये लिखा नहीं रहता है, डायरेक्टली वो ये लिखते हैं सीधा सीधा कि फंक्शन pmf है, अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरीके से। बट कई बार है ना, पूछ लेता है इंटरव्यू में, इस तरह पूछ लेगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इस तरह से। सो तो R to R भी वहाँ ओके है, ठीक है। हाँ, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन, जैसे बोलो भाई। सर बोल रहे कि जैम होने के लिए ये इंटरव्यू होता है। नहीं, जैम में कोई इंटरव्यू नहीं, जैम में इंटरव्यू होगा, देखो जैम के थ्रू कहाँ का एडमिशन होगा, IIT में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, IIT दिल्ली, सॉरी IIT बॉम्बे, कानपुर, तिरुपति, चाहे भुवनेश्वर, इन सब में कहीं इंटरव्यू नहीं होगा, NIT में भी कहीं इंटरव्यू नहीं होगा, IIIT में भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इंटरव्यू कब होगा, जो बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, IISc बैंगलोर, वहाँ एडमिशन लेना है तो इंटरव्यू होगा जैम के बाद। आइजर्स, IISc, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, जितने आइजर्स सारे एडमिशन लेते हैं MSc में, तो वहाँ इंटरव्यू होगा जो बाहर के इंस्टीट्यूट है, ठीक। NIT अच्छा रहेगा लेकिन सर IIT अच्छा है, NIT कोचिंग है, IIT बॉम्बे होगा, तो बेटर कौन है इसमें। IIT है, मतलब NIT भी ठीक है, NIT में कोर्स अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, बट चूंकि तुम्हारा फील्ड चेंज हो जाता है ना, NIT में तुम जाओगे तो कंप्यूटर साइंस में MSc करना पड़ेगा त्रिची में ना, प्लेसमेंट वहाँ का अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का MSc है ना वहाँ पे, लेकिन प्लेसमेंट वहाँ पर अच्छा है, तो तुम्हें देख लो जो अच्छा। प्लेसमेंट पर्पस से जाना हो तो NIT बढ़िया रहेगा, मतलब IIT
IIT में ही प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं वहीं पे, वहाँ ज़्यादा इसलिए क्योंकि कोर्स उस तरह का है वहाँ पे, तो इसलिए प्लेसमेंट थोड़ा बेटर है क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं वही चाहिए। यहाँ पे बॉम्बे में भी अच्छा प्लेसमेंट है, कानपुर में भी अच्छा प्लेसमेंट है। चलो तो अभी के एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा सिंपल आसान सा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है, जो जैम में भी आता है ऐसे, तो ये मान लो लिख दिया मैंने कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, तुम्हें दे रखा है 1/k की पावर x, where x is 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है, एंड नहीं 0 नहीं 1 से स्टार्ट करो, सो 1 2 3 डॉट 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 है ना, एंड 0 अदरवाइज। अब तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड k, दिस इज PMF of x, then the value of k is, बताओ k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, बाकी लोग Yes sir, 2. ठीक है ना? ठीक है, और किसी को कुछ आंसर आ रहा हो तो बताओ। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करना है, 2 आएगा, तो आएगा ना? ठीक है, तो सब लोगों ने ट्राई करो, हो जाएगा, इजी है। हाँ, तो पहली कंडीशन ये है कि 1/k की पावर x को मोर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा हर x के लिए, है ना, एक तो ये कंडीशन है। सो 0 तो नहीं होगा, ये मोर देन 0 होगा क्योंकि 0 उधर लिख चुका है, तो इसके लिए मोर देन 0 होना पड़ेगा। तो k नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो समेसन है इसका, एंड सेकेंड थिंग समेसन 1/k की पावर x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना, ये 1 आनी चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, 1/k प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 1/k क्यूब डॉट डॉट डॉट, है ना, और इज इक्वल टू 1 है। अब आप लोग जानते हो कि ज्योमेट्रिक सम कर लो, लेकिन उसके लिए आपको, है ना, रेस्ट्रिक्शन ये है कि मॉड r शुड बी लेस देन 1। तो इसका फॉर्मूला लगाओगे 1/k 1 माइनस 1/k, यही है ना। सो a/1 माइनस r, अब जानते हो फॉर्मूला a प्लस a इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, एक रिमार्क में लिख देता हूँ ना, ये होता है a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, सो a/1 माइनस r, जहाँ मॉड r लेस देन 1 होना चाहिए। सो ये है, सो यहाँ पे इसको सिंपली दिस इज इक्वल टू 1, अब यहाँ से k फाइंड कर लो, एलसीएम ले लो, तो 1/k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 2, ठीक। और यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये था कि 1/k का मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, वो हो रहा होगा, तो ये भी ओके है। यहाँ मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए, तो वो तो है यहाँ पे, है ना, हमने जो आंसर निकाले सेटिस्फाई कर रहा है। सो ओके, सो k की वैल्यू 2 है, किसी को डाउट है इसमें? देखो सर पहले वो विदाउट रेस्ट्रिक्शन के बिना सम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जो 1/k ना, वो पहले देना चाहिए ना क्वेश्चन पे। नहीं, तो वो आपको डिसाइड करना है ना, जैसे हमने अभी मान लिया, दो केस है ना, सो वंस यू अज्यूम कि दिस होल्ड्स, मतलब वो पहले मैंने अज्यूम किया, मतलब कि बात तो ठीक है, लेकिन सर विदाउट, मतलब कि वो सम निकालना फिर टफ नहीं हो जाएगा अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हो? जैसे k की वैल्यू यहाँ पे
2 तो आ गया, ठीक है ना, डोमेस्टिक लगा दिया हम लोगों ने। Yes. वन अपन शुड बी लेस देन 1 रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो हर टाइम पे रिस्ट्रिक्शन देता है ना। हाँ हाँ वो देगा एक्चुअली, लेकिन आपको के ढूंढना ही है, तो आपको ऐसा ढूंढना है कि ये ट्रू हो जाए। आपको बाकी कोई ऐसा ढूंढ सकते हो जहां पे ये ट्रू हो जाए। अगर ये ऐसा क्यों रेस्ट्रिक्शन देता है, क्योंकि अदरवाइज इन्फिनिटी हो जाएगी सम। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी दिस सम। की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी ना, या यहाँ पे ये वैल्यू नहीं देगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। सो आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन हमने पहले दो यू कंसीडर टू केसेस। वन केस 1 by k लेस देन 1, देन यू सॉल्व एंड यू फाइंड 2, तो 2 आ रहा है। अदर केस यू टेक 1 by k mod मोर देन 1। अब बताओ ऐसा कोई k मिलेगा? सो मतलब 2 केसेस करके कर सकते हो आप इस तरीके से। सो एक केस में हमने ये अज्यूम कर लिया, फिर फॉर्मूला लगा लिया और चेक किया जो आंसर है वो हमारा अजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। देन अगेन दूसरे केस में यू टेक 1 by k मोर देन 1, सो मोर देन और इक्वल टू 1, तो इन दैट केस देयर इज नो k। ठीक है, वही आपको ऑब्जर्व करना है एक्चुअली। ओके ना, तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आ गई, तो आंसर इज 2। ओके, तो यहाँ से आंसर आपकी 2 हुई। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। सो मतलब सर इसको केस कर मतलब ये यहाँ से पता चल भी जा रहा है कि सर ये कन्वर्ज कर रहा है। हाँ हाँ वो तो तुम वैसे भी वन इसका वैल्यू आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि 1 by k बहुत से छोटा नहीं होगा। छोटा ही होगा, पॉजिटिव है तो 1 से 0 और 1 के बीच में ही जाएगा। सम 1 पॉजिटिव और सम 1 है। कंडीशन से सेटिस्फाइड हो रहा है सर। यस इसका यस, वैल्यू 1 आ रहा है पूरे सम का, 1 by k 0 है 1 से बीच ही में होगा ना। हाँ हाँ यस, ठीक है। तो ऐसे ही नाउ हाउ टू डिफाइन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर मैं डिफाइन करूं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, चलो इसको डेफिनेशन लिखते हैं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बताइए कोई डिफाइन करो कैसे, आप क्या जानते हो आप लोग डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस का? सर CDF एवरीवेयर कंटीन्यूअस हो जाए। यस, दिस इज आल्सो फाइन। अनकाउंटेबल सेट टू अनकाउंटेबल सेट होना सफिशिएंट नहीं है, है ना? मतलब वो उसमें भी हो सकता है, अनकाउंटेबल तो होगा ही, ये पक्का है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी। random variable mass at the point is 0 like does not have a mass. हाँ, एवरी पॉइंट पे मास जीरो, ये एक डेफिनेशन है। देखो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल x is continuous random variable if and only if probability at this is equal to 0 for all x belongs to R. So this is also one definition. कोई भी if and only if result definition हो सकता है। तो इतना अकेला काफी है कि हर पॉइंट पे मास जीरो रहेगा, तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस में ही है। अदरवाइज डिस्क्रीट होगा तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ जाएगी। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, स्टिल देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ जाएगी, ठीक है ना? सो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, है ना? तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो एवरीवेयर मास विल बी जीरो, एट एवरी पॉइंट मास विल बी जीरो, एवरी पॉइंट। तो मतलब इसका ये मतलब है कि कहीं पे जंप नहीं होगा। आपको याद है ना पॉइंट पे जंप मास कब आता है, पॉइंट पे मास कब आता है, जब सीडीएफ में जंप होता है। तो इसके सीडीएफ में कहीं भी जंप नहीं होगा। तो जैसे दूसरे ने बताया था वो भी लिख सकते हो आप। तो एक तरीके से कुछ बुक में आपको ये भी डेफिनेशन मिल सकता है
है ना। मैं दूसरे तरीके से लिखूं अगर, सो वो ऐसा लिखेगा कि अ रैंडम वेरिएबल, सो अ रैंडम वेरिएबल x is continuous if and only if CDF of x is continuous function on R. सो ये भी एज अ डेफिनेशन यूज किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R। पूरे रियल नंबर पे, मतलब पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सीडीएफ किसी रैंडम वेरिएबल के सीडीएफ में एक भी पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी की, मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, वैसे समझ सकते हो आप, है ना। तो ये भी कह सकते हो दैट इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हालांकि ये थ्योरम होगा, फिर अगर डेफिनेशन वो यूज कर रहा हूं तो थ्योरम लिख सकता हूं इसको मैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो एक भी पॉइंट नहीं होगी जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, जबकि डिस्क्रीट एंड मिक्स्ड इन दोनों रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कहीं ना कहीं एटलीस्ट वन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में होता है कि इसका सीडीएफ कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना, तो ये तो डेफिनेशन हो गया है ना। अब जैसे पहला जो पॉइंट मान 0 समझा दिया। हाँ, ये देखो यहाँ पे आओ, जैसे मैं यहाँ पूछूं, चलो मान लो ये 0 है और सपोज यहाँ पे ये 1/4 है, तो ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। तो 0 पे कितने का जंप है, अभी यहाँ था और 0 की राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, 1/4 राइट हैंड लिमिट। तो प्रोबेबिलिटी एट x बराबर 0 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 1/4 ही है, 1/4 आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये हमेशा 0 है, इसका क्या मतलब है, हमेशा 0 है तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है इसी चीज को। अगर किसी भी पॉइंट पे जंप नहीं है, मान लो किसी भी पॉइंट पे जंप नहीं है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे मास क्या होगा, 0 हो जाएगा। जहां पे जंप है वहां पे मास है, मान लो ये पॉइंट 2 है फॉर एग्जांपल, और ये अगर 1/2 है लेट्स से, सो अगेन द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, अगर आप बात कर रहे हो दिस इज अ जंप, जितना जंप है वही प्रोबेबिलिटी है उस पॉइंट पे। दिस इज ग्राफ ऑफ x वर्सेस CDF, this is a graph of x versus CDF, so the jump at 2 is 1/4, तो 1/2 पे भी, मतलब 0.2 पे भी 1/4 का मास है, लेकिन यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता तो ये जंप नहीं होता, तो जंप नहीं होता। मतलब अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, इसी क्वेश्चन में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, इस CDF देख के बताओ। दोनों प्रोबेबिलिटी सर 1/2 माइनस 1/4 ए 1 पे 1 ये है, 1 इज दिस पॉइंट, नहीं प्रोबेबिलिटी, ये CDF है, मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ। हाँ, CDF से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जंप देखते हैं। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ ये जो ग्राफ है इसमें 1 पे कितने का जंप हुआ है, जंप का ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे अलग अलग वैल्यू आती हो ना, जैसे 0 है, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 की राइट हैंड लिमिट 1/4 है, तो जंप कितने का हो गया, 1/4 का जंप हो गया। जंप मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे अलग अलग वैल्यू आती है, तो जो गैप है वो जंप है, तो ये CDF है। सो अगर 1 पे देखोगे, 1 पे तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो 1 पे कोई जंप नहीं है, 1 की राइट हैंड लिमिट भी 1/4 है, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी एट 1 इज 0। बट उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी रियल नंबर यू चूज, एट एवरी रियल नंबर मास इज 0, मतलब देयर इज नो जंप, तो कहीं भी जंप नहीं हुआ। यहाँ क्या है, 0 पे जंप है, 2 पे जंप है, ये मान लो 4 है फॉर एग्जांपल, तो 4 पे जंप है, तो ये इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है देखो। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि देयर इज नो जंप, इसका मतलब है कि देयर इज नो जंप इन द CDF,
ये जो लाइन लिखा ना वर्ड में, इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है। अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो कुछ ना कुछ जंप होता ही, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ब्रेक आएगी, तो ब्रेक में कितने का जंप हुआ, पहले 1/2 था, 1/4 1 मतलब कुछ और हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो वो कितने का जंप आया, दैट जंप इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। ये बोल रहा है कोई भी रियल नंबर तुम ले लो, कहीं भी जंप नहीं होगा, हर पॉइंट पे मास 0 होगा, मतलब कहीं भी जंप नहीं आएगा सीडीएफ में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखो। सो एग्जांपल ये है कि I'm writing one CDF. So 0 when x is less than 0, x when x is more than equal to 0 less than 1, 1 when x is more than equal to 1. ठीक? अब आप इसका ग्राफ बना के देखो। आप अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे so you will find कि लेस देन 0 पे 0 है मास, है ना, लेस देन 0 पे 0 है, so ये 0 है यहाँ पे पॉइंट, 0 से 1 के बीच x है, तो यहाँ भी 1 है रफली, एंड 1 के बाद है ना, इस तरह ग्राफ बना रफली, ये है। सो बताओ ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है क्या? नहीं है ना। तो मैं किसी भी पॉइंट पे तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट x, मैं पूछ लूं 0 पे क्या है मास, तो 0 पे देखोगे जंप कितने का है, देयर इज नो जंप। व्हाट इज द मास एट 1, 0। So you take any real number, probability, और ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में भी, है ना। पॉइंट पे मास कॉन्टिन्यूअस हमेशा 0 होता है, तो दिस इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे तुम कोई भी पॉइंट लो उस पे तुम्हें जंप नहीं मिलेगा, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। जंप का मतलब यहाँ हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का गैप। एक्चुअली जंप का मीनिंग ये भी है। तो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x माइनस प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली लेस देन x, ऐसा लिख सकते हैं? ठीक, यस सर। तो यही जंप है एक्चुअली। सो ये है CDF एट x, और इसको बोलूंगा मैं CDF एट x माइनस, माइनस ऊपर लगाने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। सो उस x पे लेफ्ट, x कोई फिक्स, देखो जहां भी स्मॉल x यूज कर रहा हूं वो कोई फिक्स रियल नंबर है। स्मॉल x लाइक कांस्टेंट k या c या स्मॉल a स्मॉल b, इस तरह का है। कहीं भी स्मॉल x यूज हो रहा है सो इट इज लाइक स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल k, उस टाइप का कांस्टेंट है वो। सो यहाँ k x कोई फिक्स कांस्टेंट है, स्मॉल x। सो मास एट x मतलब CDF उस पॉइंट पे माइनस उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, यही है जंप, इसी को जंप बोलते हैं हम लोग। तो किसी पॉइंट पे मास आएगा वो CDF में उस पॉइंट का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर सकते हो। क्योंकि CDF राइट कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है बाय डेफिनेशन या बाय प्रॉपर्टी, तो तुम इसको x प्लस भी लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी, क्योंकि आपने देखा है कि CDF राइट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो वैसा भी तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका जो गैप है वही जंप है, और वो जंप पॉइंट पे मास बताता है। तो ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये फॉर्मूला इन जनरल ट्रू है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में नहीं, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए ट्रू है। तो है ना, कुछ चीजें पर्टिकुलर हैं, जैसे है ना अभी जैसे कल डिस्कस कर रहे थे ना लोग कि CDF का डेरिवेटिव PDF होगा, वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में होगा, बाकी डिस्क्रीट और मिक्स में नहीं होगा। तो मास समझ में नहीं आ रहा है। मास का मतलब प्रोबेबिलिटी, अगर मैं मास कहीं बोल रहा हूं तो मास का मतलब प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। सो ये जो मास का वर्ड यूज करता हूं, सो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है ना। जैसे मैं बोला 2 पे मास 1/2 है, मतलब 2 पे प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 इज इक्वल टू 1/2, इसका ये मतलब हुआ। ठीक, ये मास वर्ड बुक में भी यूज होता है ना, डिस्क्रीट के लिए ज्यादातर मास वर्ड यूज होता है। प्रोबेबिलिटी तुमने देखा ना PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो ये जो वही वाला मास है नहीं, हिंदी वाला मास अलग होता है। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ये जो PDF है वो रेंज किया हुआ है, ये CDF है, ठीक है ना। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, CDF, दिस इज द CDF ऑफ x, यस। और CDF का मतलब होता है, मैं ये लिखा हूं, इसका ये मतलब ये फंक्शन लिखा है मैंने। CDF क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग हमेशा, तो देखो नॉन डिक्रीजिंग है,
सर इसकी प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट में 0 है, लेकिन इंटरवल में कुछ होती होगी। यस, इंटरवल में आएगी, तो उसी वही प्रोबेबिलिटी इंटरवल पे मास होती है, इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी आएगी, पॉइंट पे मास 0 आएगी। कॉन्टिन्यूअस में क्या हर पॉइंट पे डेंसिटी आएगी। हाँ, तो वो डेंसिटी के हिसाब से डिसाइड होगा कि किस इंटरवल पे कितनी मास है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी डेंसिटी है। यस, है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस में डेंसिटी बोलते हैं ना, और डिस्क्रीट में मास यूज करते हैं। यस, है ना, डिस्क्रीट में पीएमएफ होता है ना, यहाँ पीडीएफ होता है, तो यहाँ पे इंटरवल पे डेंसिटी मिलेगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ का फुल फॉर्म है, तो आगे दिखाऊंगा। सो देखो, तो ये तुम्हें मैं बता दूं, ये जो मेरा सीडीएफ लिखा है, मैंने तुम्हें नहीं बताया किस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है, लेकिन तुम ग्राफ बना के या नॉर्मली देख सकते हो कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0 है, 1 पे, तो ये फंक्शन पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तुम देख के बता सकते हो। तो ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, सो मैं बताना चाह रहा हूँ, तुम्हें चेक करना था यहाँ पे, ये जो मैंने सीडीएफ लिखा है, अब तुम्हें चेक करना है कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो पहली बात, तुम डिस्क्रीट होने को तुम्हें पता ना, कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट नहीं आएगा। डिस्क्रीट में आपने क्या देखा था कि रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ इज अ स्टेप फंक्शन। तो ये तो स्टेप फंक्शन नहीं है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो डिस्क्रीट तो हो नहीं सकता। अब कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है कि रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। तो तुम लिख सकते हो सिंस ये जो सीडीएफ फंक्शन लिखा है हमने, दिस इज कॉन्टिन्यूअस on R and therefore X is continuous random variable। अब ये सब चीजें देखो, अभी तो थ्योरेटिकली थोड़ा ऐसा लगेगा भूल जाओगे, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें वहां काम आएगी। तो क्वेश्चन करके चीजें ज्यादा याद होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये यूज होगा, ऐसा रट्टा मारना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पे मतलब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, देखते हैं अभी। तो ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए ये हमारे पास, और इसीलिए तुम बोल सकते हो कि हर पॉइंट पे मास 0 है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जंप कब होगा, जब वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, सीडीएफ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तब जंप आएगा, है ना। तो यू कैन सी हियर। सो जैसे मैं फिर से डिस्क्रीट वाले पे आता हूँ, ये था ना, ये देखो एग्जांपल, तो ये आपने एक क्वेश्चन लिखा था, डिस्क्रीट का क्वेश्चन था ये। सो ये जो क्वेश्चन था आपका डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन था। अब देखो, इसका जब आपने ग्राफ बनाए थे, ये सीडीएफ था, तो इसका जब आपने ग्राफ बनाए थे तो ऐसा ग्राफ आया था। अब ये कभी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है क्या, ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि कांस्टेंट है, तो जंप ही आएगा हमेशा, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट में सीडीएफ हमेशा इस फॉर्म का आएगा, ऐसा स्टेप फंक्शन आएगा। कॉन्टिन्यूअस में सीडीएफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है ना। सीडीएफ ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। डिस्क्रीट में जंप आता रहेगा। ओके, आगे। और उसको माइनस कर देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ना। यस यस, यहाँ देखो, जैसे तुम अगर चेक करो, मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, अगर 0 पे बात करना है तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, CDF at 0 minus CDF at left hand limit of 0। CDF at left hand limit of 0। ये सब फॉर्मूला आगे लिखाऊंगा अभी, सब है ना आगे। सो इसका ये मतलब है 0 पे तुम्हें देखना जितना जंप है, तो वही होता है कि CDF में राइट हैंड लिमिट 1/4, यही आ गया ना। सो ये आ गया 1/4 माइनस ये है 0, तो दैट इज 1/4 ओनली, इस तरीके से, है ना। तो यही 1/4 मास है पॉइंट 0 पे, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन से थ्रू क्लियर होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने देखा कि अभी तो रैंडम वेरिएबल क्या है, फिर रैंडम वेरिएबल में है ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डेफिनेशन देखा हमने। अब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में सो ये डेफिनेशन था कि हर पॉइंट पे मास 0 होगा, पॉइंट पे मास 0 होगा, ठीक है ना। इंटरवल पे डेंसिटी आएगी, और या दूसरा तरीका से बोल सकते हो कि इसका जो CDF है उस रैंडम वेरिएबल का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, इफ एंड ओनली इफ है ना, ये सब इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, मतलब सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा R पे। डिस्क्रीट और मिक्स में कहीं ना कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ही वो। ओके, तो आता हूं, कॉन्टिन्यूअस डिफाइन किया, तो अभी मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको शॉर्ट में आप लोग लिखते हो पीडीएफ, है ना। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसका डेफिनेशन क्या है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, सो फिर से अ फंक्शन, यहाँ एक फंक्शन जी क्या होगा, वैसे ही ऐसे तो अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r लिख लो, है ना, r टू r। क्या कुछ लोग लगता है यहाँ पे 0 1 हो सकता है क्या यहाँ पे 0 1 लिखना ठीक रहेगा, जैसे पीएमएफ में लिख दिया था ठीक था, यहाँ 0 1 लिखना ठीक रहेगा कि नहीं, नहीं है ना। हाँ पीडीएफ में 1 से ज्यादा भी आ सकती है। सो दिस इज पीडीएफ ऑफ x इफ एंड ओनली इफ, पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो फंक्शन है दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड दूसरी कंडीशन है कि इसका इंटीग्रेशन -∞ से +∞ में 1 होना चाहिए। तो ये उसी तरीके से है, वहां भी ऐसे ही डिस्क्रीट में था कि वहां मैंने प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट बात करते, डिस्क्रीट में एट पॉइंट प्रोबेबिलिटी बात होती है, ठीक है। तो मोर देन इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ इंटरवल पे है तो 1 आना चाहिए। इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन कब होता है, जब रेंज अनकाउंटेबल है। समेशन कब होता है, जब रेंज काउंटेबल है, ठीक। तो डेफिनेशन में किसी डाउट नहीं है ना। एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि मान लो fx इज इक्वल टू x, मैं ऐसा लिखता हूं कि व्हेन x बिटवीन 0 and 100 एंड 0 अदरवाइज, ठीक। दिस इज पीडीएफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन 1/100। वैल्यू ऑफ k इज, बाकी लोग चेक कर लो एक बारी, ठीक है ना। ये बस डेफिनेशन समझने के लिए है। ये बहुत इजी है, आप सिंपली क्या करोगे, चेक करोगे इसका ना डेफिनेशन चेक करो। जब कुछ लोगों ने ऐसे बता दिया आंसर, क्योंकि उनको ऑलरेडी आइडिया है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ क्या होगा, जो सॉल्यूशन लिखोगे तो सिंपली पहली चीज मोर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो k को मोर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। एंड दूसरी कंडीशन है इंटीग्रेशन -∞ से +∞ fx dx। अब यहाँ पे आपका fx k है अगर इस इंटरवल में है, 0 है अदरवाइज, तो आपको मतलब इसी इंटरवल से है, क्योंकि यहाँ पे k है, बाकी पे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं 0 से 100 और यहाँ रखेंगे k, क्योंकि अदरवाइज 0 है, तो 0 रखो 0 आ जाएगा dx। मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक। और इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट वो कर लो अब। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k का इंटीग्रेशन kx, देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 0 to 100 और इज इक्वल टू 1, तो फाइनली आ गया 100k इज इक्वल टू 1, x कॉन्स्टेंट था, k बराबर 1/100, ठीक। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका, सो द आंसर इज 1/100 मतलब 0.01, ठीक है जी। सर यहाँ पे 100 ही क्यों ले, 1000 भी तो ले सकते हैं। हाँ 1000 भी ले सकते हैं आप। कहाँ पे, यहाँ पे, सर वो 100 लिखा हुआ है। हाँ ये 100 है, ये मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है ना इसलिए 100 है। x 0 से 100 वो आपको दे रखा है, 0 से 100, इसीलिए यही लिया मैंने। हमें लगा एक ट्रिक वही सोच रहे थे 100 जी जी। सो एक्चुअली ऐसा है, थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाऊं तो यहाँ क्या है कि इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं ना।
इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 100, फिर 100 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं इस इंटरवल को। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 100। तो यहाँ पे मास 0 है ना, 0 dx, यहाँ k है और यहाँ फिर dx है, तो इसलिए ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये वाला वहां से कंटिन्यू हुआ। लिखा ना 0 अदरवाइज। पर इस पे जो फोटो में नाम लिखे वहाँ तो 01 क्यों नहीं ले सकते? वहाँ तो कंटिन्यूअस तो ऊपर तक है, तब लिखा नाम हुआ है। यहाँ पे हाँ, मैं एग्जांपल लिखता हूँ एक अभी। ये ओके है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, fx is equal to k, 0 where k is between 0 and 1/3। ये जो भी डाउट पूछा उसी पे मैंने क्वेश्चन बना दिया अभी। दिस इज पीडीएफ ऑफ अ continuous random variable x, then value of k is, बताइए। 3। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो सकता है मान लो 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। देखो जी, मनीष आंसर मिला तुम्हें? यस सर। मतलब सर इवेंट निकालने के बाद मतलब dx लगाते हैं तब जाकर हम लोग का वो निकलता है प्रोबेबिलिटी। तुम चेक करो यहाँ पे k क्या आएगा, तो इसीलिए कोई जरूरी नहीं है पीडीएफ 0 से 1 के बीच ही आएगा, पीडीएफ 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो मैं रिमार्क में लिखा दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा आ जा रही है ना? नहीं, प्रोबेबिलिटी dx के साथ लगाना f of x dx और कोई इवेंट एक्चुअली ये फंक्शन है जिसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक्चुअली अच्छा, तो मैं जरा इसका मतलब समझाता हूँ। चलो, ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx, ये 1 होने का मीनिंग क्या है जी? इसका क्या मीनिंग है? मतलब एरिया माइनस यस, एरिया 1 होना चाहिए। तो वहां भी तुम्हें वही देखना है। देखो, अब तुम इसका अगर ग्राफ बनाओगे, इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखो तुम, तो एरिया 1 कब आएगी? तुम सोचो, यही करना है तुम्हें। अगर तुम इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, ये पीडीएफ है, तो यहाँ मैं x वर्सेस पीडीएफ बात कर रहा हूँ, तो ये 0 और ये 1/3। तुम सोचो एरिया 1 आने के लिए तुम्हारा फंक्शन क्या होना चाहिए? क्या इसका एरिया, देखो ये y बराबर 3 है, fx बराबर 3 है। चलो, fx बराबर 3 है, तो इस रीजन का एरिया कितना है बताओ जी? 1। यही तो चाहिए मुझे, यही तो चाहिए ना। तो इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर fx इज 1, ये इसका मतलब है। तो वो एक फंक्शन है जिसके अंडर का एरिया 1 होगा। तो तुम कह रहे हो सर 1 से ज्यादा हो गया, वो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। वो एक फंक्शन है जिसके हिसाब से ये टॉप वाला फंक्शन है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एरिया 1 होनी चाहिए, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। सो ये y बराबर fx है, सो इसके अंडर का एरिया 1 होना चाहिए, मतलब ये है। तो चूंकि तुमने यहाँ इंटरवल 0 से 1/3 लिया, तो एरिया 1 कब आएगा? जब यहाँ फंक्शन 3 होगा। तो गलती कहाँ करते हैं बच्चे? बच्चा ये सोचता है कि जो पीडीएफ है वो प्रोबेबिलिटी है। नहीं, पीडीएफ इज नॉट द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट है। पीडीएफ एक फंक्शन है जिसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। चाहे पीडीएफ में यहाँ 100 भी आ सकता है k की वैल्यू। अगर मैं यहाँ 0 से 1/100 लिख दूं तो उस केस में k 100 हो जाएगी, और वो सही है। पीडीएफ 100 भी हो सकती है, पीडीएफ इज इक्वल टू 100। तो पीडीएफ जरूरी नहीं 1 से छोटा होगा, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी, ये पक्का है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन पीडीएफ जरूरी नहीं है कि 1 से छोटा हो। ठीक है, सो सिंपली आप इंटीग्रेट कर लो पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ 3 आंसर आएगा, आप इंटीग्रेट कर लो। जस्ट आप इंटीग्रेट करो 0 से 1/3 में k को, और इक्वल टू 1 रख दो, तो यहाँ से k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, चलो एक तरह ठीक से क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, टाइम है कि नहीं? टाइम निकल गया।
चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे इसमें कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तुम PYQs तुम्हारे पास है, तुम चेक कर सकते हो कि PDF PMF दिया, वहाँ के की वैल्यू पूछ रहा है, जैसे मैंने लिखा था, मैं तो आसान आसान क्वेश्चन लिख रहा था अभी, लेकिन एग्जाम में थोड़े मुश्किल से आए हैं, है ना। सो वो हम PYQs डिस्कस भी करेंगे एंड में, तो हो ही जाएगा, तुम अभी ट्राई करके देख सकते हो। सो है ना। सो जो भी टॉपिक्स हम अभी कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल कर रहे हैं, तब रैंडम वेरिएबल को तुम चाहो तो सारे एग्जाम के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, गेट, जैम, ISS, ISI, नेट JRF, इन सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस कलेक्ट करो, ट्राई करो, डाउट हो पूछो, है ना। कल सुबह 7 से 10 डाउट क्लास है, तो जिनका भी डाउट है कलेक्ट करो, सुबह 7 से 10 मॉर्निंग में डाउट क्लास है, ठीक है। तो कॉमन है, दोनों बैच का एक साथ रहेगा, तो उसमें जितना कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो फिर ग्रुप में डिस्कस करो, या फिर है ना आगे नेक्स्ट क्लास में होगा, ये क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलो थैंक यू। हाँ सर 2 मिनट, गेट का जो इस बार का जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, हाँ उसको थोड़ा हिंट दे देंगे क्या? क्या किस टॉपिक पे है? सर यही CDF पे है, वो एक्चुअली वो N के ऊपर डिपेंड था। गेट का क्वेश्चन नंबर 46। ओके चेक करते हैं, गेट 2023 46। ये भी याद है कि PMF के डेफिनेशन पे है, लेकिन मल्टीवेरिएट में है। अच्छा ये वाला, हाँ सर, तो कीजिए ट्राई। ये जो N का हाँ फॉर्मूला लग जाएगा ना, हाँ। कि ये यहाँ पे CDF का FV माइनस FA का फॉर्मूला जो लगेगा, हाँ। लास्ट वाला तो सही है, लेकिन यहाँ पे 1/n कैसे चूज करेंगे? लाइक या पहले इंफिनिटी लगा दें या पहले फॉर्मूला नहीं नहीं, उसके बाद पहले प्रोबेबिलिटी बाद में है लिमिट, तो इसको आप लिख सकते हो, अभी तो बताया मैंने, यू कैन राइट CDF at 1/n minus CDF at 1/n लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ सर, यहाँ पे 1/n कौन सा चूज करेंगे? बताओ 1/n किस कैटेगरी का होगा? व्हाट डू यू थिंक 1/n का रेंज क्या है फॉर एनी n? फॉर एनी n belongs to natural number, what is the range of 1/n? चेक करो मिनिमम मैक्सिमम क्या होगी इसकी, 1/n की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है? 0 to 1 के बीच में। यस 0 to 1 के बीच में, यहाँ चूज करो, आप क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ सर, हाँ हो गया, हो जाएगा अब तो। ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है, आप ट्राई करो, बाकी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir.